दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डकवर्थ और लुईस नियम की। दोस्तों अगर आप क्रिकेट देखते हैं या खेलते हैं तो उसके बाद जब बारिश हो जाती है, जब वनडे क्रिकेट होते हैं तो बारिश हो जाती है, तो उसमें डकवर्थ और लुईस नियम के तहत किसी टीम को विजेता घोषित कर दिया जाता है या उसका टारगेट फिक्स कर दिया जाता है। तो आज हम उसी नियम के बारे में बात करेंगे, क्या वो नियम है और कैसे किसी मैच पर अप्लाई किया जाता है। आप भी अप्लाई कर सकते हैं और उसे पता कर सकते हैं इस मैच में क्या होने वाला है। सपोज दैट बारिश हो गई, पहले बारिश हो जाती है, बाद में हो जाती है, बीच में हो जाती है। इसके तहत क्या होता है, नियम अप्लाई करके, डकवर्थ लुईस नियम अप्लाई करके हम मैच का डिसीजन बताते हैं, क्या टारगेट होगा इनका, या उनके रन कम कर दिए जाते हैं या ओवर बढ़ा दिए जाते हैं, क्या सब है इसके बारे में हम बात करने वाले इस वीडियो में। तो देखते हैं ना लास्ट तक ये वीडियो। दोस्तों मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं हेल्प इन हिंदी, और हम बात करने वाले हैं डकवर्थ लुईस नियम की। तो प्लीज़ बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप रेड कलर का बटन देख रहे हैं, इस पर क्लिक करें तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर पाएंगे। अगर हम मोबाइल पर देख रहे हैं तो वहाँ भी रेड कलर का बटन आ रहा होगा, उस पर सब्सक्राइब लिखा होगा और एक घंटी बनी होगी, तो दोनों पर आप क्लिक कर दें, इससे मेरे आने वाले वीडियो आप देख पाएंगे जो कि इंटरनेट, कंप्यूटर, मैच एंड मोबाइल पर होते हैं। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले से दोस्तों एक खाका तैयार कर रखा है, आप उसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों डकवर्थ लुईस नियम क्या है और क्रिकेट में इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो मेरा आज का टॉपिक है। बस मैं बात करूंगा इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसको कैसे किसने डेवलप किया, इसका निर्माता कौन है। सबसे पहले डकवर्थ लुईस नियम का आविष्कार सांख्यिकी विशेषज्ञ फ्रैंक डकवर्थ और टोनी लुईस ने किया था, जिनके नाम पर इसे डकवर्थ लुईस नियम कहा जाता है। दोस्तों पहली बात तो ये हो गई। अब ये पहली बार अप्लाई कब किया गया इसके बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। तो इसके बारे में जानने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार डकवर्थ लुईस नियम का इस्तेमाल 1996 से 97 जिम्बाब्वे इंग्लैंड के बीच हुए मैच में किया था। इस मैच में जिम्बाब्वे की टीम डकवर्थ लुईस नियम के तहत 7 रन से विजयी हुई थी। आईसीसी द्वारा आधिकारिक रूप से 1999 ईस्वी में वर्षा से प्रभावित एक दिवसीय मैचों में लक्ष्य निर्धारित करने के लिए डकवर्थ लुईस नियम का मान्यता दी गई। दोस्तों 1999 ये आधिकारिक इसकी पुष्टि हो गई। अब हम बात करेंगे दोस्तों ये होता क्या है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सबसे बड़ा यही सवाल आता है हमारे मन में कि दोस्तों ये डकवर्थ लुईस नियम क्या है और इसे हम कैसे इस्तेमाल करें। बहुत ही परेशानी मिलती है कि डकवर्थ लुईस नियम से मैच को, तो क्रिकेट मैच में गेंदबाजी की गति कैसे मापते हैं। सबसे पहले चलो हम जान लेते हैं डकवर्थ लुईस नियम क्या है। दोस्तों डकवर्थ लुईस स्टर्न नियम के अनुसार क्रिकेट के खेल में दोनों टीमों के पास अधिक से अधिक रन बनाने के लिए 2 साधन मौजूद होते हैं। दोस्तों अगर आपको रन बनाने हैं तो 2 साधन मौजूद होते हैं। पहला, आपके पास कितने विकेट बचे हुए हैं और आपके पास कितने ओवर बचे हुए हैं। इसके आधार पर फ्रैंक डकवर्थ और टोनी लुईस ने एक सूची तैयार की, जिससे यह पता चलता है कि मैच के अलग अलग पड़ावों पर बल्लेबाजी कर रही टीम के पास कितने साधन बचे हुए हैं। अब साधन क्या है दोस्तों, अभी हम बात कर लेते हैं। ये जो टेबल आप देख रहे हैं तो डकवर्थ लुईस स्टर्न नियम की सूची ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही पूरा वर्क करता है। इसी टेबल के आधार पर ये नियम वर्क करता है। अब दोस्तों यहाँ देखो बाकी बचे हुए ओवर या विकेट खोए। अगर सपोज दैट अभी 50 ओवर मैच स्टार्ट भी नहीं हुआ, आपके पास कोई 0 विकेट आपने खोए हैं, कोई भी अभी विकेट नहीं हुए, तो आपका 100% साधन मौजूद है, आप ज़्यादा से ज़्यादा रन बना पाएंगे 100% पूरा। अगर 2 विकेट गिर गए हैं तो 85%, 5 विकेट गिर गए हैं तो 49%, 7 विकेट गिर गए 22 और 9 गिर गए हैं तो 4.7% आपका साधन बचे हैं। अब ये साधन क्या मतलब है दोस्तों, आपको जैसे मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे देख सकते हैं, अगर मान लो 20 ओवर बचे हुए हैं बाद बाकी अभी, तो विकेट अगर 0 गिरे तो 56% साधन आपके पास, अगर 9 विकेट गिर गए तो 4.7% साधन है। तो चलो इसको हम बात कर लेते हैं कि इसको अब अभी तो सूची होगी, यही सूची दोस्तों पूरा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे अदा करती है। तो अब चलो हम देखते हैं कैसे काम करती है। यदि कोई टीम मैच में 20 ओवर खेल चुकी है, मान लो दोस्तों 20 ओवर कोई टीम खोल चुकी है और उसके 30 ओवर बाकी हैं, साथ ही उसके 2 विकेट भी गिर चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में उस टीम के पास 67.3% साधन बचे। ये आप टेबल से ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, ये 67.3 ही बचेगा। अब इस स्थिति में बारिश हो जाती है और दोबारा खेल शुरू होने तक 10 ओवरों का समय बर्बाद हो जाता है। इसका मतलब अब उस टीम के पास केवल 20 ओवर बाकी हैं और उसने 2 विकेट खोए हैं। तो सूची के हिसाब से इस स्थिति में उस टीम के पास 52% साधन बचे हैं। दोस्तों पहले उसने 20 ओवर खेले, 30 ओवर बचे थे, लेकिन 10 ओवर मैच के समय बारिश हो गई तो 10 ओवर काट दिए गए मान लो, तो अब बचे उसका 20 ओवर। अब साधन बचे 52%, पहले थे आपका 67। तो क्या किया आप,
अब इस टीम ने कितने साधन खोए, इसका पता लगाने के लिए पहले ये देखते हैं कि जब बारिश शुरू हुई थी तब उसके पास कितने साधन बाकी थे, और जब खेल दोबारा शुरू हुआ तब उसके पास कितने साधन हैं। उपयुक्त मामले में जब बारिश शुरू हुई थी 67% साधन बचे हुए थे, और जब खेल दोबारा शुरू हुआ तब 52.4%। तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 14.9% साधनों का नुकसान हुआ। तो दोस्तों जब बारिश की वजह से 14.9% साधन आपने लॉस कर दिए, उसका नुकसान हो गया। क्योंकि टीम को कुल 100% साधन मिलते थे, जिसमें 14.2% बर्बाद हो गए, अर्थात अब टीम को मिलेंगे 85.8%। दोस्तों जो 14.2% बर्बाद हुआ, 14.9% वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे 100 में, टोटल साधन बचे 85.8। अब ये साधन क्या हुआ, तो 85.8 साधन जो मिले पहली टीम को, इतने साधन दूसरी टीम को, तो दोस्तों इतने साधन दूसरे को भी मिलने चाहिए नियम के अनुसार, क्योंकि अगर 85.8 आपको मिले तो दूसरी टीम को इतना ही मौका मिलना चाहिए। तो अब इस नियम का इस्तेमाल कैसे होगा, जब दोनों टीमों के साथ न्याय हो, इसके लिए आवश्यक है कि इन्हें बराबर साधन मिलने चाहिए। इसके लिए यदि बारिश बाद में बल्लेबाजी कर रही है, टीम को प्रभावित करती है, तो उपरोक्त नियम के तहत इसके लक्ष्य को घटाया जाता है। दोस्तों अगर सपोज जो बाद में बात कर रही है तो इसके लक्ष्य को घटा दिया जाए, और यदि बारिश पहले खेल रही है, यदि बारिश पहले खेल रही टीम को परेशान करती है तो इसके लक्ष्य को बढ़ाया जाता है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं दोस्तों, उदाहरण से बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर समझ में आ जाएगा। अगर बारिश बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम को प्रभावित करती है और आगे मैच नहीं हो पाता है, और दोस्तों बाद में एक मैच हो रहा था, पहली टीम खेल चुकी थी और दूसरी टीम खेल रही थी, और मैच बीच में बारिश हो गई, तो आप बाद में फिर इसके बाद मैच ड्रॉ कर दिया गया। तो अब इस नियम के तहत ये नियम अप्लाई होगा, तो कौन जीतेगा चलो जान लेते हैं। माना कि पहली टीम ने 50 ओवर में 300 रन बनाए, और दूसरी टीम बारिश आने तक 40 ओवर में 5 विकेट खोकर 250 रन बना चुकी है। इसके बाद मैच में कोई खेल नहीं हो पाता है, अतः मैच का विजेता पता लगाने के लिए डकवर्थ लुईस ईस्टर्न नियम को अपनाया जाएगा। पहली टीम ने अपने पूरे 50 ओवर खेले, अर्थात उसने 100% साधन का इस्तेमाल किया। दूसरी टीम के पास भी पारी की शुरुआत में 100% साधन थे, 40 ओवर के बाद दूसरी टीम के पास 10 ओवर बचे हैं और उसने 5 विकेट खोए हैं। डकवर्थ लुईस ईस्टर्न सूची के अनुसार इस स्थिति में बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम के पास 26.5% साधन बचे हुए हैं। अभी दोस्तों 10 ओवर का मैच बाकी था, 5 विकेट गिरकर, तो उस हम सूची में जाएंगे, जो मैंने टेबल दिखाई थी उसमें देखेंगे तो 26.5% अभी साधन उसके बाद बचे हुए हैं। चूंकि आगे का पूरा खेल अब रद्द हो गया, अर्थात बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम को पूरे 26.1% साधनों का नुकसान हुआ है दोस्तों। अब 100 में सब्ट्रैक्ट कर 73.9% साधन का इस्तेमाल किया गया। क्योंकि दूसरी टीम को पहली टीम के मुकाबले कम साधन मिले, इसलिए दूसरी टीम के लक्ष्य को भी साधनों के अनुपात में घटाना होगा। पहली टीम ने 300 रन बनाए थे, अर्थात अब दूसरी टीम का लक्ष्य 300 गुणा 73/100 221 रन होगा दोस्तों। मैं आशा करता हूँ तुम्हें समझ में आया होगा, नहीं समझ में तो एक बार पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मतलब पहली टीम, अगर जो सेकंड टीम खेल रही जैसी परिस्थितियां आई, अगर पहली खेलती तो डकवर्थ लुईस के नियम के अनुसार ये 221 रन ही बना पाती, ठीक है। लेकिन वो बना चुकी, उसने 50 ओवर खेले तो 300 रन उसने बनाए। बट सेकेंड टीम जो खेल रही है उस पर 10 ओवर नहीं खेल पाई बारिश की वजह से, तो उसको ये लाभ मिलेगा दोस्तों। चूंकि दूसरी टीम को जीत के 222 रन चाहिए थे, लेकिन वो पहले से 150 रन बना चुकी है। इस प्रकार डकवर्थ लुईस नियम के तहत दूसरी टीम 28 रन से मैच विजेता बन जाएगी दोस्तों। अगर नहीं समझ में आएगा दोबारा पढ़िएगा दोस्तों, समझ में आ जाएगा। अब हम चलो सेकंड कंडीशन लेते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं। अगर बारिश बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम को प्रभावित करती है और कुछ समय बाद मैच फिर शुरू हो जाता है, तो उसने पहली बल्लेबाजी की और इसके बाद मैच सपोज दैट फिर से स्टार्ट हो जाता है, तो क्या होगा दोस्तों। सेकेंड टीम मैच खेल रही थी, बारिश शुरू ही और इसका कुछ रन उन्होंने बना लिए, इसके बाद फिर से बारिश बंद हो गई, मैच फिर से स्टार्ट हो गया। तो अब इसका देखो दोस्तों क्या असर पड़ता है डकवर्थ लुईस का। उदाहरण 1 में वर्णित मैच में माना कि बारिश रुक जाती है और 5 ओवरों का समय बर्बाद हो जाता है। चूंकि जब बारिश शुरू हुई थी तब दूसरी टीम ने 40 ओवर में 5 विकेट 250 रन बनाए थे, अर्थात इसके पास 10 ओवर बचे थे, और डकवर्थ लुईस ईस्टर्न सूची के अनुसार उस समय इसके पास 26.2% साधन बचे हुए थे। खेल दोबारा शुरू होने पर अब इसके पास 5 ओवर और 5 विकेट बाकी हैं, अर्थात इसके पास 15.4% साधन बचे हुए हैं। इसका मतलब है दूसरी टीम को 7 साधनों का नुकसान हुआ और इसे कुल इतने प्रतिशत साधन मिल रहे हैं।
तो दूसरी टीम को इतने मिले हैं, तो उसने ज़्यादा साधन ले लिए थे 100% पहली टीम ने। हाँ, इस प्रकार पुनः एक बार दूसरी टीम को पहली टीम के मुकाबले एक कम साधन मिल रहे हैं, इसलिए दूसरी टीम को लक्ष्य को घटाना होगा और इसका नया लक्ष्य 300 जितना 267 रन बनेगा। अतः दूसरी टीम को जीत के लिए अब 268 बनाने होंगे, चूंकि 5 विकेट में 250 बना चुकी थी, अब उसे केवल 18 रन 5 ओवर में और बनाने होंगे जीत के लिए दोस्तों। आओ आओ आओ, एक सेकेंड बस रुक जाना। सपोज दैट एग्जाम्पल 3 लेते हैं। अगर बारिश पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को प्रभावित कर रही है, माना कि पहले खेलने वाली टीम 40 ओवर बाद 7 विकेट पर 200 रन बना चुकी है और बारिश आ जाती है, जिसके कारण समय की बर्बादी होती है और पहली टीम की पारी को इसी स्कोर पर समाप्त कर दिया जाता है। अब दूसरी टीम को भी इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 40 ओवर का ही समय दिए जाएंगे, लेकिन उनका लक्ष्य नया होगा। डकवर्थ लुईस सूची के हिसाब से जब पहली टीम की पारी खत्म हुई, तब इसके पास 17.9% साधन बचे हुए थे, अर्थात 100 माइनस 17.9 कुल 82 साधन इस्तेमाल किए। अब दूसरी टीम को भी 40 ओवर ही मिल रहे हैं, जबकि उसे भी 50 ओवर मिलने चाहिए थे, अर्थात इसे शुरू से ही 10 ओवर का नुकसान हो रहा है। डकवर्थ लुईस के अनुसार दूसरी टीम के पास 40 ओवर है, इसने कोई विकेट नहीं खोया, अर्थात उसे 89.3% साधन मिल रहे हैं, अर्थात पहली टीम के मुकाबले 89.3 ज़्यादा साधन मिले, इसलिए इसका लक्ष्य भी 7.2% बढ़ाना होगा। आईसीसी के नियमों के अनुसार 50 ओवर के लिए वनडे का औसतन स्कोर 235 होता है। अब अगर हम दोस्तों इसका आकलन करें तो एक सेकंड दोस्तों, तो 200 प्लस 235 का 7.2%, अर्थात 200 प्लस 16.92 मतलब 216.92 217 रन बनाने होंगे। अंत में यह कहा जा सकता है कि उपयुक्त विवरण के माध्यम से कोई भी व्यक्ति आसानी से डकवर्थ लुईस ईस्टर्न नियम को आसानी से समझ सकता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको डकवर्थ लुईस नियम क्या होता है, मैच में बहुत ही परेशानी देता है, तो क्या समझा होगा। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो। धन्यवाद।